नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। संविधान में सबको बराबरी का अधिकार मिला है, लेकिन इसी संविधान में वर्ग विशेष को बाकियों से सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ा मानते हुए आरक्षण का विशेष प्रावधान भी मुहैया कराया गया। लेकिन कुछ समय के लिए किया गया ये प्रावधान सियासी दांव पेंच में परिवर्तित होता चला गया और आरक्षण का दायरा तय करना पड़ा। पर सियासी नफा नुकसान देखते हुए सियासी लोग इस दायरे का अतिक्रमण करने में कोई कोताही नहीं करते। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने 65% आरक्षण का प्रावधान किया, तो अब नेता प्रतिपक्ष इसे लागू करने का दबाव बनाने के साथ साथ 75, 80, 85% आरक्षण की संभावना तलाश रहे हैं। लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण अब संविधान की 9वीं अनुसूची वाला विकल्प भी चर्चा में है। नजर नफा नुकसान पर है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या 65 वाले प्रावधान से निकलेगा 2025 का रास्ता? पहले देखिए चल क्या रहा। 16% को नुकसान। जो बहालियां हो रही है, जो आरक्षित वर्ग है, उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? 16% हो रहा है ना। यह गंभीर मसला है महोदय। लालू राबड़ी राज में किसी को आरक्षण नहीं मिला, बात कर रहे हैं आरक्षण की। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। बिहार में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। जातीय गणना के समय सीएम ही नीतीश थे। उन्होंने कहा है कि जिस समय गिनती हुई थी उस समय आप भी हम लोगों के साथ सरकार में थे। सरकार नीतीश कुमार की ही थी उस वक्त भी। 65 से निकलेगा 2025 का रास्ता। सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए निहोरा यादव जी जुड़ रहे हैं। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे मनीष पांडे जी और आरजेडी की ओर से आरजू खान जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो निहोरा जी, सवाल आपसे ही, क्योंकि सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष की ओर से किया जा रहा है और जो कहा जा रहा है उसका भाव ये है कि 65% आरक्षण का झुंझुना पकड़ा दिया गया, मामला कोर्ट में चला गया, सहयोगियों द्वारा बैकडोर से इस पर कानूनी अड़चनें लगा दी गई ताकि ये दिखाया जाए कि हमने प्रयास किया पर आरक्षण देने की नीयत नहीं है। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? आरोप लगाकर घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई और नियम विपक्ष को नई जानकारी है। ये बात सही है कि 65% आरक्षण का प्रस्ताव किया गया। ये प्रस्ताव शेड्यूल 9 में डालने के लिए केंद्र की सरकार को भेजा गया। इसी बीच कोई न्यायालय में जाकर मुकदमा किया और माननीय न्यायालय हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, रोक दिया और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है जी। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न हो जाए तब तक आगे की कार्रवाई मुझको नहीं लगता है कि हो सकता है। जहाँ तक आरजेडी के लोग आज कई तरह की बात आरक्षण के मसले पर कर रहे हैं, तो उस मामले में अपना इतिहास भूगोल आरजेडी को देखना चाहिए। मुझको ये बताइए, 15 वर्ष तक रहे सत्ता में, क्यों नहीं पिछड़ों को पंचायती राज में आरक्षण दिया? क्यों नहीं दलितों को आरक्षण दिया? क्यों नहीं महिलाओं को आरक्षण दिया? क्यों कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला समाप्त करना चाहते थे पिछड़ा अति पिछड़ा के आरक्षण को? तो आरक्षण के मामले में बिल्कुल कहीं कोई उनकी अपनी कोई भूमिका नहीं रही है। आज भले ही बोल दें कि हमने आरक्षण का पक्षधर है, लेकिन सवाल ये है कि आप देखिए नीतीश कुमार ने एडिशनल जज में तक आरक्षण दिया। कहाँ थे लालू यादव जी? कहाँ थी राबड़ी देवी जी? क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि हमें जज में भी आरक्षण दे? तो आरक्षण के मामले में घिरने का प्रयास इनका निरर्थक होगा। इस मामले में हमारी सरकार बिल्कुल सतर्क है और चाहती है सरकार कि जो पिछड़े लोग हैं, दबे लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। सरकार की चाहत, सरकार की मंशा पर सवाल इसलिए क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है और सरकार जो कि केंद्र में जो झारखंड
कि चुनाव के बाद भी बिहार में स्थिति है, इसके बावजूद ये दबाव बनाने की बात की जा रही है कि आप केंद्र पर दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं, आप स्थिति में हैं कि केंद्र पर दबाव बना सकते हैं, फिर भी पहल नहीं हो रही है। तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं। मनीष जी, आरजेडी नेताओं के शब्द मैं सीधे लेकर आपके सामने रख देता हूं। ये मनुवादी दलित विरोधी नहीं चाहते कि आरक्षण किसी तरह से लागू हो और इसलिए कोर्ट में बैकडोर से इसे लेकर पहुंच गए हैं, अड़चन लगा दिए हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और अभी जो विपक्ष के जितने सारे नेता हैं वह चुनाव में मुंह की खाए हुए हैं। बुरी स्थिति हुई है पूरे देश में, जहां जहां भी चुनाव हुआ है। लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने जो प्रोपगेंडा किया था वो जनता को समझ में आ गया। जिन राज्यों में भी बाई इलेक्शन हुए या जनरल इलेक्शन हुए, वहां का रिजल्ट सामने है और इनकी कितनी भद्द पीटी है सबको पता है। अब ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है, क्योंकि बिहार में 4 सीटों पर इनकी मिट्टी पलीद हो गई, 0 बटा सन्नाटा पे ये समाप्त हो गए। तो मुद्दे से भटकाने के लिए अब विधानसभा का सत्र चल रहा है, इनकी हार पर ज्यादा चर्चा ना हो सके, इसीलिए यह मुद्दे से भटकाने के लिए यह इस प्रकार का विषय उठा रहे हैं। नहीं, ये भी यही कह रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने के लिए ही आप कोर्ट में चले गए। नहीं, मैं आ रहा हूं। देखिए, कोर्ट में आपको भी जाने का पूरा अधिकार है, आप भी कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट सब लोग जाता है, न्यायालय सबके लिए बना हुआ है। लेकिन न्यायालय में जो फैसला होता है वह फैसला सर्वमान्य होता है और उस फैसले पर टिप्पणी नहीं की जाती है। राजनीति कीजिए, राजनीति करने का सबको अधिकार है। लेकिन यह तो सत्य है, बिहार की जनता जानती है कि 15 वर्षों तक आप सत्ता में रहे, एक व्यक्ति को, एक समाज को, एक जाति को आपने आरक्षण नहीं दिया। आप आरक्षण का ढोल पीटते हैं सिर्फ अपने परिवारवादी राजनीति को जिंदा रखने के लिए। आप जो है सो सारा, चाहे वह MY समीकरण हो या रिजर्वेशन की बात करते हैं। लेकिन जिनको रिजर्वेशन मिलना है उनको पता है कि अगर हर घर बिजली आई है, अगर उनके बच्चों को शिक्षा मिल रहा है, अगर स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है और हर प्रकार के उनके जो मौलिक अधिकार हैं जो कानून ने, संविधान ने उनको दिया है, वह अगर उन तक पहुंच रहा है, तो वह बिहार में नीतीश जी की जब से सरकार आई, NDA की सरकार बनी और देश में नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वो सारे आरक्षण जिनको मिलने थे, जो उस दायरे में आते हैं, उनको उस अधिकार की पूर्ति हो रही है, या उनको पता है। चलिए, लेकिन ये भी पता है कि 65% आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार ने किया, लेकिन वो प्रावधान का जो फायदा है वो उस वर्ग विशेष को नहीं मिल रहा है। आरजू जी के पास चलते हैं। आरजू जी, तेजस्वी यादव ने भी यही कहा कि अभी जो आरक्षण की व्यवस्था के तहत आप नियुक्तियां कर रहे हैं और आगे जो 65% आरक्षण की व्यवस्था कर चुके हैं, जो कोर्ट की वजह से उसको लागू नहीं किया जा रहा है, तो नुकसान उस वर्ग को उतने प्रतिशत का हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार क्या कर पाएगी इसके? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, जब हमारी सरकार थी यानी महागठबंधन की सरकार, तो हम लोगों ने जातीय जनगणना करवाया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया और हम लोगों को डर था, और नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ में थे, उनको भी ये डर सता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से कोर्ट में पहुंच जाएगी, और पहुंच भी गई। आप लोगों ने देखा किस तरीके से जातीय आधारित जनगणना को दबाने का काम किया गया और रिजर्वेशन को दबाने का काम किया गया, पूरे बिहार की आवाम जानती है, और ये पहुंच भी गए। तो जब वो हमारे साथ थे, सारी बातें करते थे, इतना करोड़ पैसा, बिहार वासी एक गरीब प्रदेश है, यहाँ के बिहार वासियों का पैसा से खर्च करके जातीय जनगणना करवाया गया। उसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई कि उनको ये चीजें मुहैया करवाई जाएं, तो वो चीजें हो कहाँ रही हैं? और इसीलिए हमने कहा था कि इसको शेड्यूल 9 में डालिए। लेकिन होता क्या है कि जब आप हमारे साथ रहते हैं तो आपका विजन कुछ हो जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं तो आपका विजन कुछ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं 2-4 आपको तथ्य सामने रखूंगा। आप इतनी बड़ी बातें करते हैं, ये बताइए, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार आज तक
बिहार सबसे, अगर पूरे देश में सबसे प्रति व्यक्ति अगर कम है, आपके इतने काम करने के बाद तो वो बिहार वासियों की ऐसी दशा क्यों है? हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? और आप ये भी बताइए कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीब मजदूर का पलायन और बेरोजगारों का करने वाला पहला ही राज्य ऐसा क्यों है कि बिहारी प्रदेश है? आप इतना काम करते हैं और गरीब वंचित शोषितों की अगर आप सोचते हैं तो ये इतने 16 लाख तो नौकरियां आप जो है खा रहे हैं ना, गरीब वंचित शोषितों का अधिकार आप मार रहे हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है आरक्षण में क्या चाहिए? एकदम आरक्षण में उसको लागू करना चाहिए। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम इंतजार करेंगे, लेकिन अगर 9 शेड्यूल में अगर इसको डाल दिया जाए तो हमको डर है कि ये सेफ हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा करवाना नहीं चाहती है, ये आरोप है। हम आते हैं मनीष जी, सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। जिस तरह से जातीय गणना को लेकर मामला जब कोर्ट में पहुंचा था तो सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की थी और रिपोर्ट में यह बताया था कि वो क्यों जातीय गणना करवाना चाहती है। अब नेता प्रतिपक्ष की ओर से या सीधे कहें विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को यह सलाह दी जा रही है कि आप कमेटी बना लें, कमेटी में ये तय करें, आरक्षण को प्रावधान को लेकर स्टडी करे और फिर रिपोर्ट सौंपे, ताकि कोर्ट ये माने कि नहीं, बिहार में 65% आरक्षण दिया जाना जरूरी है। निहोरा जी, ये सलाह कितना तथ्यात्मक है, कितना प्रायोगिक है? देखिए दीपक जी, आरजेडी के मित्र हमारे बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना मैंने कराया। आपको याद होगा कि जिस समय जातीय जनगणना का निर्णय हुआ था, इंक्लूड कर लूं, मैंने आरजेडी हम लोग के साथ नहीं था, करवाया, हम लोग के साथ नहीं, आप इसको इंक्लूड कर लीजिए। मैं पूरी बात बता रहे हैं। नहीं, वो शुरू कर रहा हूं, महागठबंधन की सरकार ने वो कैबिनेट से शुरू कर रहे हैं, फिर आपके पास भी आ जाएंगे। सारे पार्टियों की सहमति बनी थी कि बिहार में जातीय जनगणना हो। उसके आधार पर प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग मिलने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मिलने का काम किया। उसके बाद एक सरकार में आए तो तब तक तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी निर्णय ले चुके थे कि चाहे बिहार स्टेट के खर्च पर ही क्यों नहीं हमको सर्वे कराना पड़े, गणना कराना पड़े, हम कराएंगे। तो गणना कराया। गणना कराने के बाद जो पॉपुलेशन पिछड़ों का बढ़े, उसके आधार पर आरक्षण दिया गया और कोई माननीय उच्च न्यायालय में जाकर उसको रद्द करा दिया। तो सर्वोच्च सीधा है कि जब न्यायालय में मामला लंबित है तो उस पर अभी बहस करना बेकार है और कानून नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का जब फैसला निर्णय चाहे पक्ष में आए या विपक्ष में आए, तभी उसके बाद कोई कार्रवाई हमको हमारे समझ से होगा। लेकिन सरकार ने वकील रखा है, तो वकील अगर कोई तर्क कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और वो किसी कमेटी के आधार पर जो सरकार गठित करती है आरक्षण की आवश्यकता को लेकर स्टडी करती है, तो उसका प्रभाव कोर्ट में भी पड़ेगा ना निहोरा जी? नहीं, ऐसा है ना दीपक जी, जनगणना के मामले में हाई कोर्ट ने कहा था कि कमेटी बनाकर अब पिछड़ों को नहीं, कारपोरेशन नगर निकाय के चुनाव में हाई कोर्ट ने कहा था कि कमेटी बनाकर आरक्षित सीटों को तय करिए। अगर न्यायालय कह दे कि आप इसको तय करिए कमेटी बना के, तो सेकेंड देर नहीं लगेगा कमेटी बनाने में। हम देखिए आरक्षण का पक्षधर है, हम छोटी दलील नहीं देते हैं, और दिया हमने आरक्षण, महिलाओं को दिया, पिछड़ों को दिया, अति पिछड़ों को दिया, दलितों को दिया, जुडिशरी में आरक्षण दिया। जहां भी स्पेस मिला वहां पिछड़ों के आरक्षण हमने दिया। हम लोगों ने कोताही कहीं नहीं किया। हम चाहते हैं कि पिछड़ों चलिए, कोताही की बात उठ रही है निहोरा जी, तो इस बात में कोताही क्यों कि केंद्र पर थोड़ा सा दबाव बनाकर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करवा दिया जाए? आप तो दीपक जी ये बताइए, आप विद्वान आदमी हैं, जब न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, उस स्थिति में दबाव कैसे बनाया जा सकता है जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाए? न्यायालय का फैसला आ जाएगा
उसके बाद जो कानूनन कार्रवाई होगी, कार्रवाई किया जाएगा। चलिए, इसका भी विकल्प तेजस्वी यादव बता रहे हैं। हम आ रहे हैं, मनीष जी आपके पास भी आ रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं वो सुनेंगे, और साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि एक प्रक्रिया जो 65% आरक्षण का प्रावधान है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आबादी के हिसाब से 65 क्यों, 70, 75, 85 तक आप पहुंच सकते हैं, तो वो एक नया प्रावधान होगा और उसमें अगर कोई गुंजाइश बन रही है तो सीधे केंद्र का सहयोग भी लिया जा सकता है। इस सलाह को किस तरह से देखेंगे? अपनी बात रखें साथ में। देखिए, एक बात बताते हैं, 15 वर्ष तक लालू प्रसाद जी का शासन था। अब वो भी शासन कोई हल्का फुल्का शासन नहीं था। लालू जी जो चाहते थे वही होता था, कोई खाता न बही, लालू जी जो कहीं से सही वाला शासन था। और उसके बाद 2004 से 14 तक केंद्र में उनकी ही सरकार थी, जिसमें वो बड़े मजबूत मंत्री के रूप में थी। कहाँ गई थी ये सारी सुझाव जो आज तेजस्वी जी दे रहे हैं? जरा बता दें, इन 24-25 वर्षों में एक ऐसा आरक्षण का काम, एक ऐसा 9वीं अनुसूची में डालने का बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस समय में, या सारा चीज भूल गए थे? लेकिन सुन लीजिए आरजू भाई, मैं बोल दूं उसके बाद आप बोलिए। देखिए, लेकिन आप देखें, जब से हमारी सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, बिहार में पंचायती राज में आरक्षण मिला, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, उसके बाद महिला आरक्षण हुआ, SC/ST का बात हो चाहे EWS की बात हो, जितने प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता पड़ी, सरकार ने समयानुसार, आवश्यकता अनुसार उसको करने का काम किया। लेकिन मैंने क्या कहा कि अभी राजद के प्रवक्ता यहां बताए कि 15 साल बिहार की सरकार और 10 साल केंद्र की सरकार में रहे हैं। आप 25 साल में बताए, गिनाए आपकी आरक्षण के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही? सिर्फ इतना आप आज कशिश न्यूज के दर्शकों को बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप बड़ा आरक्षण के हितैषी हैं और लोगों का वाकई में हित चाहते हैं। सवाल रखा है आपने तो जवाब भी सुनिए। सबसे बड़ी चीज है दीपक जी, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन काम इनका जीरो। ये 18 से 20 साल तक रह गए बिहार की सत्ता में, डबल इंजन की सरकार, लेकिन पलटना कोई इनसे सीखे। ये बात करते थे कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती थी कि प्रदेश को बिहार, सुन लीजिए, मैं उस पे भी जा रहा हूं, मैं उस पे भी जा रहा हूं, थोड़ा संयम रखिए, संयम रखिए, सवाल का जवाब लीजिए। आपका चरित्र भी तो, आपका चरित्र भी तो दिखाना है ना बिहार प्रदेशवासियों को, कि आप नीति आयोग की रिपोर्ट कहती थी कि बिहार प्रदेश को रिजर्वेशन 4 सीटों पर जिताया और आपका सुपड़ा साफ कर, मालूम है झारखंड में आपका सुपड़ा साफ हो गया, हमको बिहार बैठ के बिहार हमको पता है कि झारखंड बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ना। बताइए 25 वर्षों में आपने कितना आरक्षण दिया? बताइए, सकते हैं इंटरप्ट करके भाई, सच्चाई को मुद्दा आरक्षण पे हो रहा है, आप बताइए। बड़े पलटी मार 25 वर्षों में आपने इतने बड़े पलटी मार है दीपक जी, कितने वर्गों को आपने नीति आयोग की बताइए? रिपोर्ट कहती थी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज भी मिलना कहां चाहिए। चलेगा? लेकिन ये क्या करते हैं, पलट गए, सीधा सवाल पलट गए। मैं सीधा सवाल बताता हूं ना, आरक्षण पर हमको ध्यान देंगे। अरे वही तो मैं बता रहा हूं कि हमारे अपने पिताजी से पूछे, हमारी यादव की राजनीति तो 5-7 वर्षों की है। जातीय जनगणना लालू प्रसाद यादव से पूछे कि चलिए, दिलचस्प बात यह है कि आरक्षण इतना खास है। दीपक जी जनरल सुनिसाइडर के पास कौन गया था? दीपक जी जनरल सुनिसाइडर के पास कौन गया था? कर रहे हैं। नहीं, मैं मिसगाइड नहीं कर रहा हूं, मिसगाइड कर रहे हैं। सीधा आप गिनाए तो, भारतीय जनता पार्टी, आप गिनाए कितना आरक्षण दिया? मैंने सामाजिक न्याय दिया, कितना मैंने सामाजिक न्याय दिया, जिससे आप डरते हैं, अपनी जिससे आप डरते हैं, भ्रष्टाचार किया, आप मनुवादी परिवारवाद किया, खुद मुख्यमंत्री बने। चलिए, तो इस चर्चा से इतना तो तय है कि ये मुद्दा बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही संवेदनशील है। चलिए, वक्त का अभाव है, ठीक है, ठीक है आरजू जी, समय खत्म हो गया। आरजू जी चलिए, समय खत्म हो गया, ठीक है। बहुत धन्यवाद निहोरा यादव जी, मनीष पांडे जी और आरजू खान जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस चर्चा से इतना तो तय है कि आरक्षण का मुद्दा बेहद संवेदनशील है और बेहद ही सियासी रूप से जनता के बीच अगर इसे लेकर जाया जाए तो ये एक सियासत में सिरमौर बने रहने का साधन बन सकता है। और कोशिश वही हो रही है, एक को आरक्षण देने वाला दूसरे को आरक्षण विरोधी बताकर श्रेय लेने की कोशिश हो रही है। 2025 में ये कितना प्रभावी होता है 65% आरक्षण का मुद्दा, ये तो समय के साथ पता चलेगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।